16 जून 2025 गुजरात के बनासकांठा जिले का जसर्रा गांव। एक साधारण सा गांव। वर्धा जी और होंशीबेन, एक वृद्ध दंपति जो अपना जीवन खेती और सादगी में बिता रहे थे, उसी रात उनकी सांसें छीन ली गईं। उनके शरीर पर चोटें थीं, पर उनकी आत्मा पर जो वार हुआ वो कहीं गहरा था। वर्धा जी चौधरी, उम्र लगभग 65, एक साधारण किसान। उनका बेटा अजय चौधरी अहमदाबाद में स्टेट मॉनिटरिंग सेल में पीआई था। वह मेहनत से बना अफसर था और यही सबसे ज्यादा दुखद था कि जिस बेटे ने कानून सीखा, अनुशासन सीखा, उसी के माँ बाप कानून तोड़ने वालों की बलि बन गए। जसर्रा गांव जहां यह सब हुआ, वो कोई नक्शे पर बड़ा नाम नहीं था, लेकिन अपने लोगों के लिए वह पूरा संसार था। यहाँ हर किसी को हर किसी के बारे में सब कुछ पता था। यही कारण है कि जब हत्या हुई तो सदमा भी पूरे गांव का था। कोई नहीं सोच सकता था कि ऐसा हो सकता है। वर्धा जी और होशी जी का किसी से झगड़ा नहीं था, कोई दुश्मनी नहीं थी। वो इतने सरल थे कि किसी के मुंह से उनके खिलाफ एक शब्द तक नहीं सुना गया था। लेकिन शायद यही सरलता उन्हें निशाना बना गई, क्योंकि जब लोग टूटते हैं गरीबी में, कर्ज में, तो उन्हें शिकार चाहिए होता है। और सबसे आसान शिकार वही होता है जो जवाब नहीं देता, जो भरोसा करता है, जो अपने ही रिश्तों को दुश्मन मानने की भूल नहीं करता। वर्धा जी और होंशीबेन बस एक जीवन जी रहे थे, और वही जीवन कुछ लोगों के लिए बलि का मौका बन गया। उस रात आकाश कुछ ज्यादा ही काला था। हवा में अजीब सी चुप्पी थी और गांव की गलियां कुछ ज्यादा ही सुनसान। घड़ी की सुइयां जैसे रुक गई थीं, लेकिन अपराध अपने पूरे वेग में था। रात के लगभग 1 बजे एक ट्रैक्टर खेतों से होते हुए वर्धा जी के घर की ओर बढ़ा। उसके पीछे छुपे थे 4 लोग जिनकी नीयत में शैतान था और आंखों में अंधा विश्वास। सुरेश, उसका पिता श्यामल, मामा उमा जी और दिलीप, वह तांत्रिक जिसने वादा किया था कि खून की कुछ बूंदें उनकी किस्मत बदल देंगी। वो घर के दरवाजे तक पहुंचे। कोई खटका नहीं, कोई आवाज नहीं। रॉड से ताला तोड़ा गया और कुछ ही पलों में उस घर की शांति चीखों में बदल गई। पहला वार वर्धा जी पर हुआ, सोते हुए चेहरे पर, फिर दूसरा, तीसरा, और फिर सब कुछ धुंधला हो गया। होशी जी जागी थीं, उन्होंने विरोध किया, लेकिन वो अकेली थीं, निहत्थी थीं। उनके पैरों को पकड़ा गया, हथियार से वार किया गया। चांदी के कड़ले निकालने थे और उनके लिए उस रात उनके पैर ही काट दिए गए। वो चीखती रहीं, लेकिन आसपास कोई सुनने वाला नहीं था। ट्रैक्टर की आवाज, रात का सन्नाटा और लोगों का डर, सबने मिलकर उनकी चीखों को निगल लिया। घटना के बाद हमलावरों ने घर से गहने निकाले, तिजोरी तोड़ी, झुमके, कंगन, मंगलसूत्र, सब कुछ समेट लिया और फिर भाग निकले उस खेत की ओर जहां बलि की राख चढ़ाई जानी थी। वो खेत जहां अग्नि जलाई गई, जहां कड़ले, खून सने कपड़े और आस्था की लाश एक साथ जलाए गए। और वहीं 4 लोगों ने यह मान लिया कि अब सब बदल जाएगा। लेकिन सुबह जब सूरज उगा तो गांव बदल गया था। किसी किसान ने वो दरवाजा खुला देखा, अंदर झांका और फिर भागते हुए पूरी बस्ती को जगा दिया। पुलिस को सूचना दी गई और वो घर जो कल तक आस्था और सादगी का प्रतीक था, अब एक अपराध स्थल बन चुका था। जब किसी गांव में हत्या होती है तो वहां सिर्फ पुलिस नहीं आती, आते हैं सवाल, डर और फुसफुसाते हुए शक। जसर्रा में भी यही हुआ, लेकिन पुलिस की टीम सिर्फ औपचारिकता निभाने नहीं आई थी। वो आई थी सच्चाई को जमीन से खोदकर बाहर निकालने। बनासकांठा के एसपी अक्षयराज मकवाणा ने खुद मोर्चा संभाला। साथ थे फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड, मोबाइल सर्विलांस यूनिट और लोकल इंटेलिजेंस। सबसे पहले देखा गया था टूटा हुआ ताला, फिर खून के धब्बे, फर्श पर बिखरे कड़ले का टुकड़ा। एक जली हुई चूड़ी खेत से मिली जिस पर खून और राख दोनों थे। ट्रैक्टर के टायर के निशान खेत से घर तक दिखे। इसका मतलब था वारदात के बाद ट्रैक्टर से आरोपी खेत तक लौटे। एक ग्रामीण ने भी पुष्टि की कि उसने रात को खेत की ओर ट्रैक्टर जाते देखा था। जांच टीम ने गांव के सीमावर्ती सीसीटीवी फुटेज मंगवाए और उनमें दिखा एक ट्रैक्टर रात 1:15 पर गांव की सीमा पार करता हुआ। मोबाइल टावर डाटा खंगाले गए। 4 नंबरों की गतिविधि एक ही लोकेशन पर मिली, हत्या वाली रात, और उन्हीं नंबरों में से एक नंबर था सुरेश चौधरी का। पुलिस ने सुरेश को बुलाया। शुरुआत में वह घबराया नहीं,
लेकिन जब कॉल डिटेल्स और लोकेशन का जिक्र हुआ तो उसकी आंखें झुक गईं। अगले 6 घंटे में 4 गिरफ्तारियां हुईं। सुरेश, उसके पिता श्यामल, मामा उमाजी और तांत्रिक दिलीप। पुलिस ने हर किसी से अलग अलग पूछताछ की और सबकी कहानी में एक ही नाम था, दिलीप। वही तांत्रिक जिसने कहा था, अगर बलि दो तो लक्ष्मी आएगी। पुलिस ने खेत से और भी सबूत जुटाए, राख, चांदी के टुकड़े और पूजा सामग्री। सब कुछ फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। डीएनए रिपोर्ट ने पुष्टि की खून वर्धाजी और होशी जी का ही था और चांदी के कड़ले पर मिले फिंगरप्रिंट सुरेश और श्यामल के थे। जांच पूरी होने में सिर्फ 36 घंटे लगे, लेकिन इन घंटों ने गुजरात की कानून व्यवस्था को एक मिसाल में बदल दिया। हर अपराध के पीछे एक कारण होता है, लेकिन कुछ अपराध सिर्फ लालच से नहीं, अंधे विश्वास से जन्म लेते हैं और इस मामले में हथियारों के हाथ से पहले उनका विवेक मरा था। पुलिस पूछताछ में एक बात बार बार सामने आई। तांत्रिक ने कहा था, 4 लोगों की चेतना पर एक ही आदमी का कब्जा था, दिलीप ठाकुर। वो कोई बड़ा बाबा नहीं था, ना किसी मंदिर से जुड़ा, ना किसी मान्यता से, लेकिन उसके पास था एक अस्त्र, डर। और अंधविश्वास से डरे हुए लोगों पर डर सबसे असरदार होता है। सुरेश, जो बेरोजगारी और कर्ज से जूझ रहा था, उसने दिलीप की बातों को समाधान समझा। श्यामल और उमाजी दोनों पहले ही अपने जीवन में ठोकरें खा चुके थे। उन्हें किसी चमत्कार की तलाश थी और दिलीप ने उन्हें चमत्कार का नुस्खा दे दिया, बलि। बलि से लक्ष्मी प्रसन्न होती है, बलि से शनि शांत होता है, बलि से अटका भाग्य खुल जाता है। यही सब कहा गया बार बार, महीनों तक। बलि के लिए परिवार से बाहर किसी को मत छूना। तांत्रिक की शर्त यही थी, क्योंकि सच्चा असर तब होता है जब अपना खून चढ़ाया जाए। सुनने में यह बात अजीब लगती है, पर जब एक कमजोर मन इसे सुनता है बार बार, तो वो सच्चाई लगने लगती है। यही हुआ इन चारों के साथ। हत्या के बाद जब खेत में पूजा हुई, तब दिलीप ने वही किया जो उसने वादा किया था। राख बिखेरी, मंत्र पढ़े, गहने चढ़ाए और कहा, अब सब बदल जाएगा। पर असल में कुछ नहीं बदला। ना कर्ज माफ हुआ, न काम मिला। और जब पुलिस ने आकर गिरफ्तार किया, तो उनके चेहरों पर कोई हैरानी नहीं थी, जैसे मान लिया हो यह भी तांत्रिक के प्लान का हिस्सा है। जांच में सामने आया कि दिलीप पहले भी 2 गांवों में बलि के नाम पर बकरों की हत्या करवा चुका था। एक मामले में उसे चेतावनी मिली थी, पर साक्ष्य न होने से छूट गया था। इस बार उसने इंसानों को निशाना बनाया और उसने जो हासिल किया वो सिर्फ जेल नहीं थी, वो समाज की एक भयावह सच्चाई का चेहरा बन गया। यह मामला हमें बताता है, तंत्र मंत्र सिर्फ जंगलों में नहीं, शहरों में भी जिंदा है। और जब तक हमारे समाज में शिक्षा की जगह डर रहेगा, तब तक ऐसे दिलीप, सुरेश और श्यामल पैदा होते रहेंगे। अपराध रोकना पुलिस का काम है, लेकिन अपराध की सोच को मिटाना वो हमारा, आपका और हर जागरूक इंसान का काम है। अपराध अपने अंजाम तक पहुंच चुका था, लेकिन न्याय की यात्रा अभी बाकी थी। चारों आरोपी सुरेश, श्यामल, उमाजी और दिलीप बनासकांठा कोर्ट में पेश किए गए। कोर्ट की दीवारों ने उस दिन केवल दलीलें नहीं सुनी, उन्होंने वो सच्चाई सुनी जिसे अपराधियों ने झूठ और भय के नीचे दबा दिया था। सरकारी वकील ने अपना पक्ष मजबूती से रखा। उन्होंने सबूतों की श्रृंखला पेश की, डीएनए रिपोर्ट, कॉल डिटेल्स, खेत से मिली राख और सबसे अहम, कबूलनामे। चारों आरोपियों के बयान अलग अलग दिए गए, लेकिन कहानी एक जैसी थी। हत्या की रात, खेत की पूजा, तांत्रिक की सलाह, सबने एक ही कथा दोहराई। बचाव पक्ष ने दलील दी कि यह हत्या नहीं, दुर्घटना थी, कि सुरेश का मकसद केवल चोरी था, कि दिलीप एक सच्चा साधक था जिसका मकसद किसी को मारना नहीं था। लेकिन अदालत केवल कहानियों से नहीं चलती, अदालत सबूतों से चलती है। और इस केस में सबूत चिल्ला रहे थे, ये हत्या थी, योजना के तहत की गई थी और इसका मकसद सिर्फ लूट नहीं, तांत्रिक अनुष्ठान भी था। 3 सप्ताह तक चली सुनवाई के दौरान कई बार कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया, विशेषकर जब जांच अधिकारी ने खेत में मिले पूजा स्थल की तस्वीरें कोर्ट में पेश की। राख, खून, चांदी के कड़ले और जली हुई मूर्तियां। पीआई अजय चौधरी कोर्ट में मौजूद थे, लेकिन इस बार वो पुलिस अफसर नहीं, एक बेटा थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखें बोल रही थीं, मेरे माँ बाप के साथ जो हुआ, क्या उसका कोई मोल है? 23 जून 2025 जज ने फैसला सुनाया।
चारों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या, 396 डकैती में हत्या, 201 सबूत मिटाने का प्रयास और गुजरात टोनही उन्मूलन अधिनियम के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जज ने अपने निर्णय में लिखा, यह हत्या केवल धन के लिए नहीं थी। यह अपराध उस अंधे विश्वास का परिणाम था जो हमारे समाज में अब भी जीवित है, और यह अदालत ऐसे विश्वास को कभी मान्यता नहीं दे सकती। फैसला आ चुका था, लेकिन यह सिर्फ 4 लोगों की सजा नहीं थी। यह एक समाज की चेतावनी थी कि अगर आप आंखें बंद रखेंगे तो अगली बार शिकार आप भी हो सकते हैं। न्याय मिला, पर क्या सब ठीक हुआ? क्या कोई फैसला उस बेटे के खाली घर को भर सकता है? शायद नहीं, लेकिन इतना जरूर हुआ कि न्याय की गूंज गांव-गांव तक पहुंची और लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया। क्या अब भी हम तांत्रिकों के पीछे चलेंगे? कोर्ट का निर्णय अंतिम था। हर कहानी का अंत होता है, लेकिन कुछ कहानियां सवाल छोड़ जाती हैं जो बहुत देर तक पीछा नहीं छोड़ते। जसर्रा गांव में अब फिर से शांति है। खेतों में हल चल रहा है, मंदिर में आरती हो रही है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस रात की परछाई अब भी गांव की दीवारों पर लटकती है। वो आंगन जहां तुलसी के पास दीप जलते थे, वहां अब मिट्टी पड़ी है। वो घर जहां पूजा होती थी, अब खामोश है। लेकिन उस घर की कहानी अब सिर्फ उसका बेटा नहीं, पूरा समाज सुना रहा है। गांव के स्कूल में अब एक नया चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, अंधविश्वास और उसका विनाशकारी प्रभाव। बच्चे अब जान चुके हैं कि देवी देवताओं के नाम पर बलि लेना पुण्य नहीं, अपराध है। तांत्रिकों का डर अब पहले जैसा असर नहीं करता। लोगों में सवाल उठे हैं, अगर ये सब इतना सच था तो वो 4 अब जेल में क्यों हैं? कुछ लोगों ने अब भी चुप्पी ओढ़ रखी है। डर अब भी पूरी तरह गया नहीं, लेकिन बदलाव शुरू हो गया है। जागरूकता की पहली किरण उसी दिन फूटी थी जब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सरकार ने गांव में जन जागरूकता शिविर लगाए। पुलिस विभाग ने गांव-गांव जाकर बताया कि तंत्र मंत्र से कोई समस्या हल नहीं होती, उसे हल करना पड़ता है कानून से, समझ से, एकजुटता से। मीडिया ने इस कहानी को उठाया, कुछ ने शॉकिंग खबर बनाई, लेकिन कुछ ने इससे सबक लिया, और वही सबक सबसे जरूरी है। हत्यारों को सजा मिली, लेकिन क्या हम उस सोच को सजा दे पाए जो आज भी हमारे आसपास जिंदा है? क्या हमने सच में कुछ सीखा? अगर अगली बार कोई तांत्रिक आए और कहे बस ये पूजा करवा दो, सब ठीक हो जाएगा, तो क्या हम आंख मूंद लेंगे या सवाल पूछेंगे? ये कहानी केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं थी, ये एक समाज का आईना थी जिसमें हम सबको झांकना चाहिए, क्योंकि अगर आज हमने कुछ नहीं सीखा तो कल बलि किसी और की हो सकती है, शायद आपकी भी। आपने इस कहानी से क्या शिक्षा ली? कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।